हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, तब इंडिया का एक ऑल वेदर फ्रेंड नहीं रहा। इंडिया को नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ने की ज़रूरत पड़ी। ऐसे रीजन्स के साथ दोस्ती करने की ज़रूरत पड़ी जो कि यूएसए, जो उस समय एक ग्लोबल हेजिमॉन बन के उभरा, जो कि उस यूनिपोलर वर्ल्ड का लीडर था। ऐसे उन रीजन्स के साथ कोऑपरेट करना पड़ा जो कि यूएसए के लिए इम्पॉर्टेंट थे। 1991 में इसी योजना के तहत लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च हुई, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया एक ऐसा रीजन था जो यूएसए के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो सक्सेस हासिल हुई उससे प्रेरणा लेके एंड ये भी देखते हुए कि जो वेस्ट एशिया है वो यूएसए के लिए एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, एंड बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी इन 2005 इंडिया लॉन्च्ड अ लुक वेस्ट पॉलिसी। अब गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि लुक वेस्ट पॉलिसी में वेस्ट का मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं है, यूरोप एंड अमेरिका नहीं है। यहाँ पे लुक वेस्ट में जो वेस्ट है वो है हमारे वेस्टर्न नेबर्स, वेस्ट एशिया, जिसको ग्लोबली मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। द एरिया दैट इंक्लूड्स द गल्फ कंट्रीज एंड इराक एंड इजराइल। ये एरियाज़ जो हैं जीसीसी वाली एरियाज़ एंड गल्फ कंट्रीज़, जो गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज़ हैं, इनको इंक्लूड करके जो एरिया है वेस्ट एशिया, वो इस पॉलिसी का फोकस है। जब 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा ये पॉलिसी लॉन्च की गई तो ये उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। इसने बाद में ज़ोर पकड़ा है। उस समय काफ़ी ये बहुत पॉपुलर या इन्फ्लुएंशियल पॉलिसी लाइक ईस्ट इनफैक्ट पॉपुलैरिटी में लुक ईस्ट पॉलिसी से तो शायद आज भी ये कम्पीट नहीं कर पाती है। अब आते हैं इस रीजन के इम्पोर्टेंस की तरफ। आखिर ये एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? एक, ऑफ कोर्स ये एरिया वेस्ट एशिया वाला एरिया इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? एक, हमारे बहुत जो एक लार्ज प्रपोर्शन में जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं वो इस एरिया से आती हैं, इस रीजन से आती हैं। 65% ऑफ ऑयल एंड 80% ऑफ द गैस कम्स फ्रॉम दिस रीजन। 10 मिलियन यानी कुछ 1 करोड़ इंडियंस वेस्ट एशिया में ब्लू कॉलर्ड एंड वाइट कॉलर्ड जॉब्स करते हैं। बहुत भारी मात्रा में जो रेमिटेंसेस है, रेमिटेंसेस कहते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफ़र भी जिसे कहते हैं, कि जो अप्रवासी भारतीय इन देशों में बाहर रह रहे हैं, वो जो पैसा घर भेजते हैं, अपने घर वालों को भेजते हैं, उन्हें रेमिटेंसेस कहते हैं। एंड अगर इंडिया का टोटल रेमिटेंस है $80 बिलियन, तो उसमें से 56% वेस्ट एशिया से आता है। यहाँ पे यूएस प्रवासी भारतीय इस रीजन में रहते हैं, वेस्ट एशिया के, मिडिल ईस्ट एशिया के रीजन में। जैसे कि मैंने कहा तकरीबन 1 करोड़ 10 मिलियन, इसलिए ये रीजन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो अगर हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें तो यूएसए एंड चाइना के बाद यूएई हमारा 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और सऊदी अरेबिया हमारा 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। जीसीसी के साथ जो गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज़ हैं उसके साथ 28%, उस पूरी कंट्री के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 28% हमारा एक्सपोर्ट है और 72% हमारा इंपोर्ट है। काफ़ी बड़ी मात्रा में हम ट्रेड है हमारा इसके साथ, इस रीजन के साथ ट्रेड रिलेशंस काफ़ी हैवी हैं। कनेक्टिविटी, अगर हमें यूरोप से ट्रेड करना है तो हमें इस एरिया से, मिडिल ईस्ट के, वेस्ट एशिया के एरिया से कनेक्टिविटी चाहिए होगी। टू ट्रेड विद वेस्ट वी नीड यूरोप। टू ट्रेड विद यूरोप हमें या तो अफ्रीका से गुजरना होगा या इन गल्फ एरिया से गुजरना होगा, इस मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया के एरिया से गुजरना होगा। सो देखा जाए तो ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो हमारे ट्रेड कनेक्टिविटी के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी हैं। सो एनर्जी नीड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में अप्रवासी भारतीय रहते हैं, रेमिटेंसेस आते हैं यहाँ से, ट्रेड पार्टनर हैं हमारे, काफ़ी अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं हमारे, ट्रेड कनेक्टिविटी के लिए हमें रीजन्स चाहिए।
लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर जब लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में लॉन्च हुई थी तो लुक वेस्ट पॉलिसी लॉन्च होने में इतना समय क्यों लग गया, ये 2005 में क्यों आई? दरअसल ये जो एरिया है वो मोस्टली ट्रेडिशनली प्रो पाकिस्तान रहा है। 1971 और 1965 के वॉर में जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो अरब देश हैं, इन्होंने पाकिस्तान को मदद की। सऊदी अरेबिया जैसे देश पाकिस्तान में जो मदरसे हैं उनको फंड करते हैं, वहाबी इस्लाम को प्रमोट करते हैं। ऐसे में हम लोग उस रीजन से दूर ही रहे। ऑल्सो वो कंट्रीज़ भी हमें क्यों पाकिस्तान के चश्मे से ही देखती थी उस एरिया के टाइम पे, उस टाइम पे, क्योंकि हम एक तो वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री, तो उनका झुकाव, उनका ब्रदरहुड पाकिस्तान के साथ ज़्यादा था। एंड क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में डिवीज़न ही रिलीजियस लाइंस पे हुआ था, तो एक तरीके से डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एक तरीके से हमें एक एंटी मुस्लिम कंट्री देखा उस रीजन ने, क्योंकि हम पाकिस्तान से अलग हुए थे इस नाम पे कि उसको एक ऐसा देश चाहिए था जो कि इस्लामिक देश हो, जहाँ पे वो मुस्लिम कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर पाएँ, जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी को आज़ाद, मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के नाम पे ही पाकिस्तान बना था। ऐसे में जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो वो पाकिस्तान एक मुस्लिम देश बन के उभरा। एंड इंडियन कंट्री डिस्पाइट हैविंग अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स, उस वेस्ट एशिया ने हम लोगों को एंटी मुस्लिम देखा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फिर चेंज क्या हुआ, व्हाट चेंज्ड कि हम लोग इस रीजन की तरफ भी ध्यान देने लग गए। एक धीरे धीरे ये कंट्रीज इकोनॉमिकली बहुत डेवलप हुई। एक ज़माने में ये सिर्फ पेट्रोलियम स्टेट हुआ करती थी, पेट्रो स्टेट हुआ करती थी, जो कि पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट किया करती थी, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया करती थी। लेकिन एडम हेनी एक लंदन बेस्ड स्कॉलर हैं, उन्होंने एक टर्म कॉइन किया, खलीफी कैपिटलिज्म। इसके हिसाब से ही ट्रेसेस द राइज ऑफ लार्ज कॉन्ग्लोमरेट एंड सॉवरन वेल्थ फंड्स इन गल्फ। इनके हिसाब से जो एडम हनी हैं, इनके हिसाब से ये जो रीजन है अब पेट्रोलियम एक्सपोर्ट के साथ साथ और भी जगह डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, रियल एस्टेट, बैंकिंग, फाइनेंस में भी ये आगे बढ़ रहे हैं एंड वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं। लार्ज कुछ डिकेड्स में इन्होंने ऑयल से के अलावा एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंस इस्टेब्लिश किया है, जिसकी वजह से काफ़ी रेवेन्यू अक्यूमुलेट किया एंड इसके वजह से इसका फाइनेंशियल क्लाउड बढ़ रहा है इस रीजन का, और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी एक्सपैंड हो रहा है। इसकी वजह से इंडिया अब और इम्पोर्टेंट और सीरियसली ले रहा है इस रीजन को। दूसरी वजह ये रही कि अब ये रीजन कुछ एक्सट्रीमिज्म की तरफ घटा रहा है। जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो डिक्लाइन हो रही है इस रीजन में। विमेन को, औरतों को ज़्यादा राइट दिए जा रहे हैं। सोशल लाइफ पे रिलीजियस इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, टॉलरेंस बढ़ रहा है। इसकी वजह से भी इस एरिया को, इस रीजन को एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक फेवरेबल जगह मिल रही है। इंडिया को अब धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिया का राइज हो रहा है एज इकोनॉमिक पावर, अरब नेशंस को भी लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान को एक ही चश्मे से देखना ज़रूरी नहीं है। देयर इज़ अ नीड टू डी-हाइफनेट बोथ दीज कंट्रीज। डी-हाइफनेशन का मतलब ये होता है कि आप दो कंट्रीज़ हैं, आप दोनों आपस में लड़ रही हैं, लेकिन मैं आप दोनों से रिश्ते रखूंगी, अच्छे रिश्ते रखूंगी। आप दोनों की जो बीच की जो लड़ाई है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे उससे सारोकार नहीं है। आई विल नॉट इन्वॉल्व माई सेल्फ इन योर कॉन्फ्लिक्ट। तो धीरे धीरे अब ये वेस्टर्न नेशंस ये कर रहे हैं कि वो इंडिया के साथ अपना रिलेशन बढ़ा रहे हैं, ऐसे कि पाकिस्तान के उनके साथ रिलेशन इम्पैक्ट न हो। जब शुरुआत में कश्मीर इशू पे वो पाकिस्तान का साथ दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तो उन्होंने चुप्पी साधी रखी, कुछ भी नहीं बोला। OIC के मीटिंग में सुषमा स्वराज को भी इनवाइट किया गया 2019 में, जिसको देख के, जिससे नाराज़ होकर पाकिस्तान ने उस मीटिंग को बायकॉट किया। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने मिडिल ईस्ट को विजिट किया। 2017 में वो पहले प्रधानमंत्री बने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, टू विजिट इजराइल। 2019 में उन्हें UAE का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिला, ऑर्डर ऑफ जायद, जो कि भारत रत्न का इक्विवेलेंट है।
ईरान में जो चाबहार पोर्ट है उसको डेवलप कर रहा है इंडिया, जिसकी वजह से इंडिया की शिपमेंट कॉस्ट 60% रिड्यूस हो जाएगी. सो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस. एडनॉक और सऊदी आर्मको, जो कि दोनों ही ऑयल कंपनीज हैं, ये जॉइंटली $44 बिलियन इन्वेस्ट कर रही हैं इन अ रिफाइनरी इन इंडिया. सो धीरे धीरे जैसे कि इंडिया का स्टैचर भी ग्लोबल लेवल पे बढ़ रहा है, एंड ये एरिया जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन को हाइफनेट करके देख रही हैं. इंडिया एंड वेस्ट एशिया के रिलेशंस भी अच्छे हो रहे हैं इस रीजन के, लेकिन अपने इस लुक वेस्ट पॉलिसी के अपने चैलेंजेस भी हैं. एक चैलेंज तो ये है कि यहाँ पे जैसे कि लुक ईस्ट में हमारे पास साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स के साथ कोऑपरेट करने के लिए एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है आसियान. 10 कंट्रीज़ हैं, तो उन कंट्रीज से हम बात कर सकते हैं, डील कर सकते हैं इन ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म आसियान. ऐसा कोई सिंगुलर इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म वेस्ट एशिया में नहीं है. GCC, OIC या फिर अरब लीग जैसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उनको टोटल फेलियर तो नहीं कहूँगी, लेकिन उनका सक्सेस बहुत लिमिटेड है. GCC में भी फिशर्स नज़र आ रहे हैं, क्रैक्स नज़र आ रहे हैं. OIC is not an influential organization, and Arab League की सक्सेस भी लिमिटेड रही है. तो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जिसके थ्रू इंडिया इस रीजन के साथ कोऑपरेट कर पाए, वो वेस्ट एशिया में मिसिंग है. वहाँ पे मोस्टली बहुत ही जो कट्टरपंथ है वो बहुत ज़्यादा है वेस्ट एशिया में. ईरान जैसी कंट्रीज बहुत ज़्यादा कॉन्जर्वेटिव हैं. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है. आपस में ही बहुत सारी लड़ाई हैं. शिया सुन्नी की लड़ाई है, अरब और ईरान की लड़ाई है, ईरान और फिलिस्तीन की लड़ाई है. इस लड़ाई की वजह से वो एरिया इतना ज़्यादा पॉलिटिकली इंस्टेबल है कि उसके साथ कोऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे बिकॉज ऑफ इट्स अनस्टेबिलिटी. वहाँ कब कल क्या हो जाए पता नहीं. अभी 2 किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इजराइल और पैलेस्टाइन में. बहुत समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा. ईरान और इजराइल में झगड़ा चल रहा है. सऊदी अब्राहम अकॉर्ड्स के चलते लगा था कि पीस आएगा, लेकिन वो 7 अक्टूबर के जो अटैक थी हमास की, उसने पीस के सारी आशाओं को तोड़ दिया. ईरान एंड सऊदी अरेबिया में शिया सुन्नी की लड़ाई चल रही है. सो द रीजन इज़ हाईली वॉलेटाइल. ये रीजन जो मिडिल ईस्ट का है वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल रीजन है. एंड ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, एक वजह क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से पार्टीशन हुए थे, एंड यहाँ से बहुत बार लोग सही या गलत हल्ला मचाते रहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है एंड माइनॉरिटी राइट्स खतरे में है यहाँ पे. राइट और रॉन्ग हल्ला बहुत मचता है, जिसकी वजह से एक जो इमेज है वो बनती है कि इंडिया में मुस्लिम्स सेफ नहीं है या एंटी मुस्लिम्स है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे यहाँ वी आर होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशंस ऑफ मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड. एंटी मुस्लिम इमेज हमारी बनती है वेस्ट एशिया में, एंड दे आर ऑफ कोर्स टिल्टेड टुवर्ड्स पाकिस्तान बिकॉज दे शेयर द सेम रिलीजन. तो उसकी वजह से पाकिस्तान भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो हमारा नेबर है, और जो वेस्ट एशिया का रीजन है वो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है. वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट के रीजन से हम लोग बॉर्डर नहीं साझा करते हैं, वो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है, पाकिस्तान से आगे शुरू होता है. एंड पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है. टू हैव गुड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, टू हैव गुड रिलेशनशिप विद वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान प्लेज अ पिवटल रोल. एंड पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते सुधरेंगे, ये हाल फिलहाल मुझे तो रीसेंट फ्यूचर में क्या, बहुत ही आगे वाले डिस्टेंट फ्यूचर में भी इसकी पॉसिबिलिटी अभी तो नज़र नहीं आ रही है. एक अनस्टेबल अफगानिस्तान भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए टू एस्टैब्लिश गुड रिलेशनशिप विद मिडिल ईस्ट. लुक वेस्ट पॉलिसी, जो इंडिया की लुक वेस्ट पॉलिसी है, उसका एक 9 पॉइंट एजेंडा, या जिसको हम पर्टिनेंट लुक वेस्ट पॉलिसी, पर्टिनेंस ऑफ लुक वेस्ट पॉलिसी भी कह सकते हैं. इसमें 9 पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट एजेंडा है. जैसे कि एक, वी हैव टू अडॉप्ट एन इंडिपेंडेंट अप्रोच इन द एरिया. मोस्टली जब हम इंडिपेंडेंट
फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, इसको मोस्टली माना जाता है कि वी आर मियरली अपोजिंग वाशिंगटन, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि वाशिंगटन इज़ अ सुप्रीम पावर इन दिस रीजन, जो इस रीजन को शेप कर रहा है। इसलिए इंडिया को अपनी रीजनल कोऑपरेशन बढ़ानी चाहिए यूएसए में, इस रीजन कोऑपरेशन बढ़ानी चाहिए यूएसए के साथ इस रीजन में। जहाँ पे मतलब हमारे इंटरेस्ट मिलते हैं वहाँ हमें अपने कोऑपरेशन बढ़ाने चाहिए, और जहाँ पे हमारे इंटरेस्ट नहीं मिलते वहाँ पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स कम हों, जैसे कि मैंने बताया। दूसरा है डेडिकेशन टू ओमनी डायरेक्शनल इंगेजमेंट। हमें इंडिया ने वैसे तो हालांकि हमेशा ही सारी कंट्रीज़ जो वेस्ट एशिया की हैं उनके साथ रिलेशन अच्छे रखने की कोशिश की है। सबके रिलेशंस के साथ सारी एक पॉलिसी ऑफ डी हाइफिनेशन फॉलो की है। मतलब उस एरिया में मल्टीपल इंटरेस्ट हैं, जैसे मान लो ग्रेट जो अरब इजराइल एंड शिया सुन्नी का जो लड़ाई है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। इंडिया को इसको सारे साइड्स के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। ओमनी डायरेक्शनल इंगेजमेंट रखनी चाहिए सारे प्लेयर्स के साथ, सारे जो भी मेंबर्स हैं वेस्ट एशिया के उसके साथ, जो कंट्रीज़ हैं वेस्ट एशिया के उसके साथ। एंड इंडिया ने वैसे भी ट्रेडिशनली इस एरिया में डीहाइफिनेशन की पॉलिसी फॉलो करी है कि दोनों जो कंट्रीज़ के बीच में जो मसले हैं उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम सबके साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे। तीसरी, वी हैव टू कीप अ सस्टेन्ड डिप्लोमेटिक आउटरीच। हमें इस वेस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ रीजन के साथ साथ जो रीजनल कोऑपरेशन विद द होल रीजन के साथ साथ जो पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी बायलैटरल इंगेजमेंट बढ़ाना चाहिए, बायलैटरल विजिट्स करनी चाहिए एंड ग्रेटर कोऑपरेशन होना चाहिए विद एवरी कंट्री। बायलैटरली भी हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। फोर्थ इज़ leveraging the Islamic link. India is home to one of the largest Muslim population in the world, and since West Asia एक मुस्लिम रीजन है, वहाँ पे मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस जैसे कि इजराइल मोस्टली आर मुस्लिम्स। इंडिया को ये बात अपने लेवरेज में यूज़ करनी चाहिए। जो कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस टाइज हैं उन्हें एक्सपैंड करना चाहिए। जो इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी है उनको दे कैन बिकम अ पॉलिटिकल फोर्स इन इंडियाज लुक वेस्ट पॉलिसी। जो 5th पॉइंट है इस 9 पॉइंट एजेंडा का वो है कि पाकिस्तान की सेंट्रलिटी को हमें समझना पड़ेगा कि नो मैटर व्हाट, हमें कितना भी लगे कि ये पाकिस्तान हमारे के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि वेस्टर्न जो ये पाकिस्तान है ये बहुत अहम, इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत अहम है अगर हमें वेस्ट एशिया के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाने हैं तो। क्योंकि वेस्ट एशिया लगता तो पाकिस्तान से ही है, पाकिस्तान जो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है वेस्ट एशिया वो एक्सटेंड तो पाकिस्तान से ही होता है, वो पाकिस्तान नेबर्स वेस्ट एशिया। सो एक फ्रूटफुल लुक वेस्ट पॉलिसी के लिए हमें पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन नॉर्मलाइज करने पड़ेंगे, ज़रूरत है। ऑल्सो स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान इज ऑल्सो वन ऑफ की इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं एंड ये इंडिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन के उभर सकता है। इसलिए इंडिया नीड्स टू लिमिट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इस्लामाबाद एंड काबुल। एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जो लुक ईस्ट पॉलिसी की सक्सेस है वो बेसिकली इसलिए थी क्योंकि हम लोगों की जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक डीलिंग्स थी वो बहुत अच्छी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, जिन्होंने लुक वेस्ट पॉलिसी लॉन्च की थी, उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को कहा था कि वो जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ इंडिया और जीसीसी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के नेगोशिएशंस शुरू करें एंड नेगोशिएट करें विद द जीसीसी कंट्रीज फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक ऐसी डील जो कि कवर करे सर्विस सेक्टर को एंड इन्वेस्टमेंट को, जो एक ऐसी डील जो सर्विस सेक्टर को भी कवर करे और इन्वेस्टमेंट को भी इम्प्रूव करे। 8th एलिमेंट इज डिफेंस डिप्लोमेसी। जैसे कि हमारे वेस्टर्न नेबरहुड में जब कॉन्फ्लिक्ट
डीपन होगा, वैसे वैसे वो नेशंस इंडिया के साथ, न्यू दिल्ली के साथ अपना सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाना चाहेंगे. एंड इंडिया इन टर्न शुड needs active engagement with the armed forces of the region, which includes armed transfers. इंडिया का एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन रहा है ऑफ सेंडिंग ट्रूप्स इन मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका ऑन पीस कीपिंग मिशंस. इंडिया ऑल्सो नीड्स new guidelines on when it would deploy its armies in the region. Also, coping with the territorial changes in the Gulf. जो रीजनल चेंजेस हो रहे हैं गल्फ में, उसके साथ भी इंडिया को अडेप्ट करना पड़ेगा. ये 9 पॉइंट एजेंडा है इंडिया के लुक वेस्ट पॉलिसी का. ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे हमारे लुक वेस्ट पॉलिसी के, कि ये लॉन्च कब हुई थी, ये एरिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों काफ़ी समय तक नेग्लेक्ट हुआ और अब हम इसके साथ क्यों एंगेज कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं एंगेजमेंट में इस एरिया के साथ. वो 9 पॉइंट एजेंडा जो लुक ईस्ट पॉलिसी का है वो हमने डिस्कस किया. एंड नाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड. वे फॉरवर्ड ये है कि हमें वेस्ट एशिया के साथ अपना एंगेजमेंट डीपन करना चाहिए. इंडिया एक इमर्जिंग पावर है. एज एन इमर्जिंग पावर इट मस्ट आर्टिकुलेट अ क्लियर रोड मैप फॉर द रीजन. जो ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस रीजन में, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए इंडिया को एक प्रैग्मेटिक अप्रोच निकालनी पड़ेगी टू डील विद दिस रीजन. आज के लिए इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें. मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम.